खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफी बड़ी साहब और मैं हूं सईद काजी। नून लीग 10 साल आइनी तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है और ये बात की है जनाब हमजा शहबाज साहब ने। अब आइनी तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? ये या आइन दे सकता है या पार्लिमान दे सकती है, तो ये इनका मुखातब कौन है, पार्लिमान या आइन या फिर सुप्रीम कोर्ट? तहरीक इंसाफ के लिए कह रहे हैं कि मज़ीद वक्त सख्त हो सकता है इसमें, क्योंकि असद कैसर साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ इशारे मिल रहे हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। IMF कौन सी मज़ीद गारंटीज़ मांग रहा है और क्या और हमें जो है इस कीमतों में बढ़ाना पड़ेगा कीमतों को, क्योंकि और तो हमारे पास कुछ है नहीं। 15 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है टारगेट दे दिया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने FBR को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या इसराइल को जंग बंदी पर राज़ी कर पाएगा? अभी तक तो ये सारे एम्प्टी जो हैं एक वादे हैं और सब एक बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। इसे रिपोर्ट करते हुए भी दिल लहू लहू हो जाता है। भट्टी साहब, ये 10 साल तहफ़्फ़ुज़ जो है, आइनी तहफ़्फ़ुज़, हम कैसे इसकी तशरीह करें? इसका पहले मैं शॉर्ट सुनवा देता हूँ, फिर आप उस पर कमेंट करें। सुनाएं जी। चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है, इसको चलाने में सबको जोर लगाना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए। उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, कम से कम 10 साल का। अच्छा बड़ी साहब, आइनी तहफ़्फ़ुज़ 10 साल का, इसको क्या मैं इंटरप्रेट करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही गुजारिश है, एक तो पहले आइन होना चाहिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक कानून होता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट होता है। क्या ऑलरेडी जो मुल्की निज़ाम चला रहे हैं आप किसी आइन और कानून के तहत चला रहे हैं? जो 101 आइन बना था 1973 में, उसमें असम्बली की मुद्दत इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, आइन के मुताबिक 5 साल है। लेकिन उसका एक तरीकाकार है कि उसके लिए आपको एक मुल्क में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इलेक्शन नहीं करवाने पड़ते, साफ शफाफ। ये नहीं हो सकता कि एक जमात किसी को पॉलिटिकल बादशाहत पहले ही सौंप दे 3 महीने पहले, और फैसलाबाद में मुबैना तौर पर किसी के घर भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, घरों में छापे मारे। तो जो असेंबली साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर बनेगी, वो तो आइन से इनहराफ उधर ही हो गया। जब आप लेवल प्लेइंग फील्डिंग, बेशक पीपल्स पार्टी मांगे, मुस्लिम लीग नून मांगे, तो हमजा साहब को चाहिए कि आइन में अमेंडमेंट करे, 2/3 मेजोरिटी रहे। बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा मुबैना तौर पे, क्योंकि मैंने 3 दिन में काजी साहब पाकिस्तान के 4 सूबों में और कमो बेशतर 50 शहरों में फ़ोन किया कि कहीं तरीके इंसाफ की सियासी एक्टिविटी हुई हो। उन्होंने कहा नहीं जी, पुलिस आ जाती है। तो मेरी तो हमजा शहबाज साहब इल्म है, अच्छे आदमी हैं। पहले तो ये बताएं, जो आइन ऑलरेडी बना हुआ है, आप 10 साल की गारंटी मांग रहे हैं, उस आइन पे तो इम्प्लीमेंट कर लें। उस आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है जो जराइम पेशा है, जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है, जिन्होंने मुल्क के अदारों को नुकसान पहुँचाया है, उनके खिलाफ। बड़ी साहब, एक मुझे बात बताएं, जब आप माशी एजेंडा कहते हैं तो ये माशी एजेंडा तो इस रूलिंग एलीट को आपस में करना चाहिए ना, कि भाई एक तो जिस तरह UNDP कहती है कि $17 बिलियन में आप हमको पढ़ते हैं, क्या उसमें आप स्केल डाउन करेंगे? एक आखिरी बात, और क्या ये आप अब हमें कुरान पे हाथ पर हरफ दे सारे आके कि जनाब कोई किकबैक नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई जो आपका ब्यूरोक्रेट है वो रिश्वत नहीं लेगा, कब्जा नहीं होगा, तो फिर तो आ जाता है आईनी एजेंडा कि नहीं? अदब एहतराम से, अगर मुबैना तौर पर कब्जा ना हो तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों भट्टी साहब, 70 बिलियन तो हम देते हैं ना? नहीं, आप गलत कहते हैं, मैं इख्तलाफ करता हूँ। मैं 100 से ज़्यादा लोग बताता हूँ जो खरबोपति कब्जा ग्रुप के जरिए हुए। अब ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ मांग किससे रहे हैं? इलेक्शन क्या होता है? इससे पहले आप मुझे बताएं ना, माशी एजेंडा जो है, पहले तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो हो गया ना, माशी एजेंडा तो ये है कि यार खाना पीना बंद करो। नहीं, माशी एजेंडा वो उनका माशी तो हालात ख़राब नहीं है। डू यू थिंक मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब हों, शरीफ फैमिली हो, उनका माशी एजेंडे में कोई बहरान आया हो? कभी आपने देखा हो किसी को गुर्बत की वजह से बैंकरप्सी फाइल कर रहा हो, खुदा न खास्ता उधार मांग रहा हो पैसे बचाने के लिए? मतलब इनकी हर साल प्रॉपर्टी में हज़ारों गुना इजाफा नहीं होता हो।
एक शख्स लंदन से तशरीफ़ लाते हैं, आप उन्हें उधर एम्बेसडर सी ऑफ करता है, पाकिस्तान में होता है। अब माशी एजेंडा एक है इन चंद ख़ानदानों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है कि आइंस्टाइन और अस्तु भी शर्मा गए, कि जो बिल क्लिंटन शर्मा गया कि पैसे किस तरह बनते। बड़ी साहब मैं आपको रोकता हूँ, मेरा आज दिल बड़ा दुखा हुआ है। मुझे एक बात बताएं, सिर्फ आज दुखा? मैं किसी ब्यूरोक्रेट को देखता हूँ तो 8 करोड़ की गाड़ी पे बैठा हुआ है, इनको मैं देखता हूँ तो लैंड क्रूजर नजर आते हैं, लेक्सस नजर आती है, ये गाड़ियां नजर आती हैं। और माशी एजेंडा क्या करें एक गरीब कौम, और क्या दे आपको? देखिए कादी साहब, साढ़े को माशी एजेंडा मांग दो हमसे, दसो। देखिए हमने 11 साल जियाउल हक को भी दिए ना, इस कौम ने दिए। कौम को 5 साल के तो मुशर्रफ साहब आए, 9 साल लिए, खो लिए, तो ये भी 10 साल कर ले। नहीं सर, मैं कहता हूं हम 15 साल का माशी एजेंडा देते हैं, और यार तबका खाता पीता कौन है? कादी साहब आप माशी डंडा नहीं, आप सिर्फ डंडा लेने के लिए, आपके लिए उन्होंने डंडा रखा है। माशी वो अपनी बात कर रहे हैं कि हम जो माल लेते हैं, कभी हम पे मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, कभी एहतसाब आ जाता है, इसको रोको। नहीं हमने और आपने तो नहीं किया ना, ये इदारे करते हैं, हमने जो एंटी करप्शन इदारे हैं बनाया। हमजा मेरे लिए शरीफ फैमिली में सबसे कंपैरेटिवली कॉम्पिटेंट आदमी है। ये तो मरियम साहबा पीपल्स नून लीग की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने, वो उनकी मर्जी बनाते हैं बनाए। लेकिन काजी साहब पहले मुझे बताए ना, 10 साल की माशी गारंटी तो आप पहले अपने जो 25 साल रहे हैं पहले उसमें बताया। हम 1 साल की गारंटी दें कि इस हुकूमत अगली हुकूमत में आके कोई करप्शन नहीं करेगा, हम सलाम करेंगे आपको। हमजा शहबाज साहब के एक शॉट और सुने। लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे कुछ और हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के तकाजे कुछ और हैं। ये मुझे समझ नहीं आई, इसके क्या मतलब है? सर कादी साहब आप मेरे जैसे कम अकल को बैठा देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्डिंग के तकाजे कुछ और है। मुझे दुनिया का आइन 175-70 ममालिक है, कानून ला दे क्या है लेवल प्लेइंग फील्डिंग? ये है हर सियासी जमात को, हर पाकिस्तान के शहरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का आईनी कानूनी मुकम्मल अख्तियार है। चाहे उसकी एक जमात की सीट है, चाहे उसकी 50 सीटें हैं, चाहे 200 है। लेवल प्लेइंग ये नहीं कहते कि एक जमात पूरे मुल्क को, चारों हुकूमतों को, वफाक को अपने इशारों पे चलाए, और एक जमात का एक कारकुन घर ना हो तो उसकी फैमिली उठा ली जाए। लेवल प्लेइंग मुझे बताया ना क्या है ना, लेवल तो इनका हम बराबर नहीं आ सकते, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी गलत है, नून लीग के साथ हुआ वो भी गलत है। ये बात कर रहा हूँ, ये तो अमली तौर पर तो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये सवाल तो हमें केयर टेकर से करना चाहिए। ये बकौल पीपल्स पार्टी के ये नून लीग का तसलसल है, नहायत काबिल एहतराम। मैं तो उनकी काबिलियत से रश करता हूँ। फवाद हसन फवाद कौन है, आहत चीमा साहब कौन है? मुझे पिछले 18 माह में मुल्क में गिरफ्तारियों का एक अंबार लगा हुआ, जेलें भर चुकी हैं, लोग घरों में गैर महफूज हैं। मुझे एक बताएं, लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी और जमात का बंदा पकड़ा गया हो, एक नाम तो आप बता देना, मेरी रहनुमाई करें, मैं आप सीख रहा हूं। लोगों को क्या रुदाना हम 3-4 प्रोग्राम में बेवकूफ़ बनाते हैं। काजी साहब जब ये खौफ आपके तारी हो कि मैं आज घर जाऊंगा तो मेरे रेड हो जाएगा, ना हुआ तो मेरी कोई माँ बहन कोई ना ले जाए। मैं बताऊं, मैंने 76 साल पाकिस्तान को बने, 30 साल इसको दिए। पुलिस के चंद गलत लोगों ने, चंद सारे नहीं, तारीख जब भी कोई लिखेगा, ऑथर कोई भी काजी साहब लिखेगा, पाकिस्तान के 2022 और 23 स्यातरीन होगा पुलिस गर्दी का, इंसानी दुश्मनी का, इंसानी हुकूकी पामाली का, फंडामेंटल राइट को कुचलने का। पुलिस किसकी जिम्मेदार होगी? ज्यादातर, सारे नहीं, कुछ अफसरान। मुझे क्या बताऊं काजी साहब, हर रोज 5-6 तारीख तो नहीं भूलेगी बटी साहब, ऐसी नहीं वो लिखेगी नाम लेके कि इस अफसर ने इसके जरिए सिफारिश करके नौकरी ली, इसके लिए ये बंदे पकड़े, इन बंदों को उठाया, इनके साथ
बेलिबास किया, ये सलूक किया, ये हिस्ट्री लिखेगी। अच्छा बड़ी साहब, ये नहीं, तारीख तो बड़ी कफायत शुआर होती है। नहीं, मुझे लेवल प्लेइंग फील्डिंग क्या है, लेवल प्लेइंग फील्डिंग कोई नहीं है। नून लीग को 100% फ्री हैंड मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी को फ्री, जमात इस्लामी को, पीटीआई को फ्री, ईमानदारी से। लेकिन बात यह है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको इस मुल्क का वोटर भी देगा, ये बड़ा सवाल है ये, और हम देखेंगे मुमकिन है इसमें कौन गलत सही। एक इसहाक डार साहब का शॉर्ट और फिर बात बढ़ाते हैं आगे। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही में 2008, 2013, 2018 भी ओनली वन इलेक्शन 2013। तो दैट मींस अगर अब मैं ये ब्लेम गेम में पड़ जाऊं कि भी 2002 हमारे लिए फ्री एंड फेयर नहीं थे, 2008 नहीं थे, 2018 नहीं थे, ये एम्पल। अब 2013 में भी वन द इलेक्शन। जी अब कायद साहब मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दें, आपने आप टाइम नहीं देते। इसहाक डार साहब 2013 का फेयर इलेक्शन कहते हैं क्योंकि उसमें वजीर आज़म ये बने। उसी इलेक्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब ने कहा आरओ के इलेक्शन है। हाँ, 2022 में इन्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली, नून लीग को ये ठीक कह रहे हैं। 2002 में सॉरी, और भाई 13 में तो 8 में तो आप आए और पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी से शिकवा करो। 18 में अगर तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिली, मैं आज आपसे सवाल करूंगा, कैसा रोक देते हैं आप रोजाना? नहीं, एक बात नहीं कहते नहीं मिली। उसी 2018 की असेंबली के जरिए 16 महीने ये वजीर आजम कैसे रहे पीटीआई, अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं थी। ये इसहाक डार उसी असेंबली के दौरान हश्तियारी होने के बावजूद जहाज पर आए। मुझे सिर्फ मेरी ये रहनुमाई फरमा दें, 18 में मान लिया धागली इनके बकौल, मैं तो आपसे तो फिर ये इनके वजीर आजम शहबाज शरीफ कैसे बने? क्या मुझे बताएं, इसहाक डार वजीर खजाना किस सन में बना, मुझे ये बताएं। एक मिनट मुझे बताएं, क्या 1981 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी और 1985 के इलेक्शन में भी थी? आपको पता 1985 में जो पाकिस्तान की सियासत को बदबू ज़दा किया है, 85 में सहाफ़ियों को पैसे प्लाट बांटना, रकम बांटना, छांगा मांगा, वो बदबू लोगों के खूनों में रस गई है। और मेरे मोहतरम, आप ही को तो आपकी मर्जी की हमेशा अंपायर भी आपकी मर्जी का मिला। हाँ, 2002 में एक बात इनसे सही निकल गई क्योंकि काफ लीग बनाई थी, बाकी हर मर्जी की तो आपकी अंपायर, आपका ग्राउंड, आपकी मद्दे मुकाबला आपके। यार और क्या चाहिए काजी साहब? 3 दफा एक आदमी वजीर आज़म बन गया, एक इश्तिहारी बंदा उस 2018 को इलेक्शन के धांधली कह रहा है जिसमें वो वजीर खजाना रहा है और बकौल मुफ्ता इस्माइल साहब के उन्होंने माशी सूरत को तबाह कर दिया। मुझे 18 में बताया ना कैसे धांधली हुई थी। अगर ये मेरा तो ख्याल है कि 2018 में धांधली अगर हुई थी तो पीटीआई के खिलाफ हुई थी, और ये बात अंदर के लोग जानते हैं कि उनको क्यों जो है थोड़ा पीछे रखा गया था। बहरहाल इस कहानी को छोड़े, मैं आपको साद रफीक साहब की एक और शॉर्ट सुनवाता हूँ। अब फिर एक इलेक्शन आ गया है, सबका इंतखाब बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं, किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए, ना हम इसके हामी हैं ना हम इसकी हिमायत करते हैं। अच्छा यार, एक बात ज़रूर है कि वो डिस्टेंस करते हैं। साद रफीक साहब से आप इख्तलाफ करें, आप उनसे इत्तफाक करें, लेकिन बात यह है कि बेलाग बात कर ही जाते हैं। भाई साहब, ख्वाजा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। ख्वाजा साद रफीक खसूसन नहायत का बहुत पुराना तल्लक है, स्ट्रीट से निकले हैं। मैं इन्हीं से गुजारिश करता हूँ, मैं ख्वाजा साद रफीक को जज बनाता हूँ। ख्वाजा साहब मुझे बता दें, लाहौर में किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिल रही? क्या पीपल्स मुस्लिम लीग नून के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो रही हैं अपने हलके में जाने का, कन्वेंशन करने का, जलसा करने का, जुलूस करने का, पीपल्स पार्टी को या तरीके इंसाफ को? इसका जवाब मुझे ये दे दो। जो जेलों में बंद है छोड़ दो, बाकी जो आज़ाद है इसका जज ख्वाजा साद रफीक को बनाता हूँ। लेकिन उनसे गुजारिश होगी कि एक सियासी रहनुमा होकर बात कीजिएगा किसी एक पार्टी की। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, ख्वाजा साद रफीक साहब बार बार ये असेंबली में भी बात कहते रहे कि यार हमें आपस में यार फिर करने चाहिए। वो जिस हल्के से लड़ रहे हैं उस हल्के से पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि मैं कमो बेशतर 100 फ़ोन कर चुका हूँ कि किस हल्के में तरीके इंसाफ की इलेक्शन मुहिम जो चलाने का चीफ इलेक्शन जज साहब ने किया, उसके बाद जलसा हो सका है, कॉर्नर मीटिंग हो सकी है, कन्वेंशन हो सकी है, या किसी का दफ्तर खुल सका है। क्यों उनके तो घरों में पार्टी को जाकर सुप्रीम कोर्ट को मूव करे जाए? नहीं, क्यों करे?
पुलिस छापे मार रही है। तो अजीब बात है, अब हर काम सुप्रीम कोर्ट करे, हर काम फौज करे। आज पाक फौज का एक कर्नल 3 जवान शहीद हो गए, वो हमारी फोर्स से कुर्बानियां दे के रह गए। ख्वाजा साहब को जज बना देते हैं। ख्वाजा साहब पिछले एक माह में बताएं लाहौर में किस किस जमात को, और दूसरी बात कौन सी जमात है जो हर दफ्तर में जाके कह रही है अगली हुकूमत मेरी है। ये तो बिल्कुल हमें ये सवाल पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ ना, आप हर बात आप स्लिप कर जाते हैं। मैं स्लिप नहीं कर रहा, मैं स्लिप नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हुजूर हम 2 दिन का मौसम तो ठीक बता नहीं सकते, जो माशाल्लाह हमारी साइंस ने तरक्की की है यहाँ पे, और हम अगले 3 महीने बाद जो इलेक्शन होना है उसकी सीटें बताते फिरते हैं। तो व्हाट इज दिस जोक? एटलीस्ट दिस शुड बी स्टॉप। आप इजाजत दें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि हमको इलेक्शन के बारे में कोई ऐसी चीज है ना करें, हम नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी रोकें जो अपनी सीटें बताते फिरते हैं। जस्टिस साहब ने तो पत्थर पे लकीर कह दी, उसके बाद मेरी क्या औकात है। मैं ख्वाजा साद रफीक साहब से एक अदब से करता हूँ, मैं इन्हें कब से बहुत पुराना है, सिर्फ मुझे ये बता दें क्या ईमानदारी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे लाहौर में, तमाम सियासी जमातें क्रॉस दी वोट, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग है, और किस जमात के घर दरखास्त करते हैं कि वो हमारे मामूली कितने छापे पड़े और कितनी गिरफ्तारी। अच्छा, मैं एक तो हमारी रिक्वेस्ट है ये तशरीफ़ लाएं और भी लोगों को हमारे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम लीग नून में। ये साद रफीक साहब का एक और भी शॉर्ट सुनवाते हैं आपको। अपनी स्किन सेव करके ही आपको देंगे, और फिर वैसे भी मैं आप में घिरा हुआ हूँ इस वक्त, कोई डील वील नहीं। या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटेंगे, और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे, क्या उन मुकदमात ने कभी खत्म नहीं होना? सियासी क्याते उन्हें जलावतनियां काटी हैं दुनिया में जो तब्दीली लेके आए उनका। जी ख्वाजा साहब फिर आप बार बार चला रहे हैं, मेरा भाई है ना, जलावतनी वो होती है कि किसी को ज़बरदस्ती मुल्क से भेज दो या उसके गिर तंग कर दो। खुद ख्वाजा आसफ साहब ने कहा हमें कमर जुवैद बाजवा ने भेजा, 4 साल ये वापस नहीं आए, तो ये कैसी जलावतनी है? आपकी हुकूमत थी, आप नहीं आए। मुशर्रफ दौर में आप एग्रीमेंट करके गए। हाँ, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया ख्वाजा साहब, उन सब के बारे अब हुकूमत आपकी है ना, मुबैना 18 महीने भी तो इन्हें कितने 16 महीने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस सिलसिले को नाइंसाफ़ी करने वाले को कभी रोकना है ना कि नहीं रोकना है, इसी तरह ही चलते रहने देना है। देखें भट्टी साहब रुक पाते साहब ने ख्वाजा साहब से ये रिक्वेस्ट मेरी खातिर करें कि ख्वाजा साहब, मान लिया नवाज शरीफ को कोई नहीं मिली, कोई डील नहीं है, सिर्फ वजह बता दें 4 साल कौन कौन से अस्पताल में रहे वो, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती मियाँ नवाज शरीफ को दे। तो और दूसरी, अब जब से आए हैं प्लेटलेट्स ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर उनकी सेहत में ना सादा, तो हम उनकी सेहत के लिए स्पेशल दाता साहब वो सारी फार्स और वो सारी दुआ कराएंगे। वो जो फार्स और मजाक हुआ है वो तो सबको पता है, उस पर हम दोबारा क्या बात करें। डील के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर वो बीमार थे 4 साल, राय है, ये उनकी राय है, लेकिन बात यह है कि यहाँ का हर इकदाम और हर इवेंट वो के डील कह रहा है, गलत कह रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, लेकिन बहरहाल कह रहा है, उसको हम रोकते हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि आज चीनी कौंसल जनरल ने भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें जाहिर है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है मियां नवाज शरीफ साहब का आना, मगर इलेक्शन जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, और उसका यकीन तो हमें चीफ जस्टिस साहब ने दिला दिया है, और हम सिद्ध के दिल से उनकी बात जो है हमने मान भी लिया है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर मलिया लोधी साहबा ने। ये अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं और यानी राइटर हैं, दानिशवर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर साहिबा। मैं स्ट्रेट अवे इस सवाल पे आता हूँ कि जो हमारे इन्फ्लुएंशियल इस्लामी मुल्क हैं उनकी तरफ से तो हमें बड़ा ल्यूकवार्म सा रिस्पांस आता है उनकी अपने मसाइल की वजह से, ईरान, यमन और तुर्की किसी हद तक, या उधर हिजबुल्ला है। ये बताइएगा कि ये जो एक बहुत बड़ा एक मुजाहरे हो रहे हैं वेस्ट में और वहाँ पे उन पर क्रैकडाउन भी हो रहा है, क्या ये उनकी पॉलिसी शिफ्ट होगी या उनकी जो रूलिंग क्लासेस हैं इसको जिस तरह से सप्रेस कर रही हैं इसको कुचल देंगी और इसकी कोई अहमियत नहीं होगी? डॉक्टर साहिबा जी शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया भर में, मगरिब में, मशरिक में, हर जगह, और आपने देखा है कि लंदन और वाशिंगटन जैसे शहरों में तो बहुत ही बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, और वो सब प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहरे थे जाहिर है। तो इससे जाहिर है दबाव तो पड़ रहा है मगरबी हुकूमतों पे
जिन्होंने बिल्कुल ही एक वन साइडेड पोजीशन इख्तियार की, आपको मालूम ही है, वो तो बिल्कुल ही एक अनकंडीशनल यानी कि हमायत कर रहे हैं वो इजराइल की, और इस वक्त कोई इस तरह का वो कदम नहीं चाहते जिससे कि जंग बंदी हो। मैं समझती हूँ कि ये सबसे अफसोसनाक जो पहलू है इस सारी सानहा का, इस ट्रेजेडी का, वो यही है कि अमेरिका ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है कि कोई जंग बंदी हो यानी कि सीज फायर हो, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में आपको याद होगा कि उन्होंने ही जो रेजोल्यूशन थी जिससे कि जंग बंदी हो सकती थी, उन्होंने उसको वीटो कर दिया। तो अब ये है कि ठीक है, अरब ममालिक की तरफ से और मुसलमान दुनिया की तरफ से यानी कि हुकूमतों की तरफ से हम चाहते थे कि रिस्पॉन्स जरा ज्यादा तकड़ा आए, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की है। अरब मुल्कों ने OIC के मुल्कों से मिलके उन्होंने ही पास करवाया है UN जनरल असेंबली में जो करारदाद पास की है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो नॉन बाइंडिंग है, तो उसका लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे सफारती दबाव जरूर बढ़ रहा है अमेरिका पे। और फिर ये कि जिस किस्म की हम टीवी इमेजेस देख रहे हैं इस वक्त अल जजीरा पे खास तौर पे, उससे जाहिर है देखिए मगरबी जो पब्लिक है उस पर भी तो असर पड़ रहा है, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहले कभी इस तरह के मुजाहरे नहीं हुए फलस्तीन के हमायत में, तो इसका असर जरूर पड़ रहा है। अब ये है कि उससे क्या पॉलिसी उनकी तब्दील होगी अमेरिका की या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आपके सवाल में सारा जवाब आ गया। आपने फरमाया पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों की तादाद में हो रहे हैं, मुस्लिम उम्मा प्रेस रिलीज भी जारी करती है, बयानात भी देती है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका टच से मस नहीं हो रहा और गजा को बारूद का बाजार बना दिया गया है। अगर ये अमेरिका नहीं होता और UNO की करारदाद भी नहीं मानता, तो आप क्या समझती हैं ये जंग इसराइल और फलस्तीन से आगे भी बढ़ सकती है, या ये कब तक, जब तक अमेरिका का दिल चाहेगा, जंग जारी रहेगी और खुदा न खास्ता मुसलमान भाइयों पर ये होता रहेगा? आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो खतरा है वो यही है कि ये खित्ते में जंग फैल ना जाए, और इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। बल्कि उनका जो वज़ीर ख़ारजा है एंटनी ब्लिंकन, वो तो कभी एक अरब मुल्क चाह रहा है, फिर किसी और अरब मुल्क चाह रहा है इजराइल के अलावा। यही उनका भी यही है, एम उनका ये है, पर्पस उनका ये है कि किसी तरह से और मुल्क जो है वो इसमें कहीं शामिल ना हो जाए। जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, वो तो आपने सुन लिया होगा चंद दिन पहले जब उनके लीडर ने खिताब किया, तो उसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी सारे ऑप्शन टेबल पे हैं, अभी हमने कोई, लगता ये था कि वो ये कह रहे हैं कि अभी फैसला नहीं किया। लेकिन इसका भी तो एक है ना, खास तौर पे अमेरिका और इजराइल को तो ये है ना खतरा कि जी कहीं हिजबुल्लाह अगर जंग में कूद पड़े तो फिर इजराइल के लिए दो फ्रंट सिचुएशन हो जाएगी, और इसके अलावा भी फिर अमेरिका भी ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं, एक सबमरीन भी भेज दिया है। उसका मकसद ही ये है ना, उसका मकसद है ईरान को मैसेज भेजना, पैगाम भेजना कि आप इसमें दाखिल मत हो, इसलिए कि अगर आप दाखिल होंगे तो फिर हमारा भी रिस्पॉन्स आएगा। तो अमेरिका की तो पूरी कोशिश है कि जंग ना फैले, और मैं नहीं समझती कोई मुल्क भी चाहते हैं जो खित्ते में है कि इस तरह से कोई जंग फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि आप जो गजा में फलस्तीन में जारियत वरबियत हो रही है, सारी दुनिया देख रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता, क्या ये चंद दिनों में इसराइल अपनी ये जारियत रोक देगा या मजीद चलाना चाह रहा है? कोई इंटरनल उनकी क्या पॉलिसी है? देखिए जी, इसराइल ने तो उनके जो लीडरान है उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि जी हम तो बिल्कुल इसको फ्लैटन करके, ये लफ्ज इस्तेमाल अंग्रेजी का उन्होंने किया है कि हम गाजा को फ्लैटन करके रहेंगे। तो लगता तो यही है कि जिस किस्म का खून खराबा वो कर रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। एक ही मुल्क है जो कि रोक सकता है इसराइल को, और वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका तैयार ही नहीं है। अमेरिका में आपको पता है सदारती इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो वो तो सदर बाइडेन तो वोटों के पीछे भी मैं समझती हूँ कि एक वो भी उनका एक उनके लिए एक पहलू है ये फैसला करना। लेकिन देखें ये सूरत हाल जो है इसका ये बहुत ज्यादा जो दुनिया पे असर हो रहा है ना, जिससे कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है इस खित्ते में वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा उससे यानी कि क्राइसिस है उनके लिए, बुरान हुआ है उनका क्रेडिबिलिटी का, और इससे उनका इन्फ्लुएंस और कम हो जाएगा, ना सिर्फ खित्ते में
मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब आप अमेरिका में रही हैं, आपकी बहुत गहरी निगाह, दुनिया पाकिस्तान में इलेक्शन चाहती है वक्त पर, क्या साफ शफाफ इलेक्शन चाहती हैं या सिर्फ इलेक्शन चाहता है अमेरिका और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो है? जी मैं तो समझती हूँ कि जो मर्जी वो चाहते हैं, हमें तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। मुझे तो कभी भी इससे कोई गर्ज नहीं रहा कि कौन सा मुल्क क्या चाहता है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे अवाम होने चाहिए, और आपको मालूम है कि हमारी अवाम साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है, वो कंट्रोल्ड इलेक्शन नहीं चाहती। मलीहा लोधी साहिबा की इंफॉर्मेशन क्या है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं या किसी एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है? ये तो इंतखाबात होंगे तो पता चलेगा, इसलिए कि अभी तक वन लास्ट क्वेश्चन, ये लैटिन अमेरिका में हम देख रहे हैं कि इवन बोलीविया ने तो सेवर कर ली अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज थी, सफ़ीर वापस बुला लिया, निकोलस मदुरो ने पब्लिकली एड्रेस किया। सिवाय उस खित्ते के जो लेफ्ट की गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे कोई हमें ऐसा मीनिंगफुल, हालांकि वो इतने ताकतवर नहीं है, इतने बड़े प्लेयर नहीं है शायद वर्ल्ड जो 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 लड़ाई है ताकत की, तो लेकिन ये क्यों होता है वहाँ से और हम बस एक दूसरे का मुँह देखते रहते हैं? नहीं जी, उनकी बड़ी तवील तारीख है, उनके कनेक्शंस रहे हैं PLO के साथ और फ़लस्तीन के साथ। जैसे आपने कहा ये बाएं बाजू के जो वहाँ पर पार्टीज हैं, उनके काफ़ी अरसे से ये रहे हैं ताल्लुकात फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये हैरानकुन बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें ये भी देखना चाहिए कुछ अरब ममालिक ने भी तो उन अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं, जॉर्डन ने, बहरीन ने, तो ये चीज़ फैल रही है। मैं समझती हूँ कि इजराइल और अमेरिका अब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हद तक आइसोलेट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा, आपने हमें वक्त में एनलाइटन किया। मुख्तलिफ इशूज़ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन भी भट्टी साहब हमने कर लिए। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत के मामलों पर भी गौर करेंगे कि सियासत के साथ साथ मईशत किस रुख जा रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मईशत के बहुत माहिर एक नाम शबर जैदी साहब। बहुत शुक्रिया आपका शबर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले मैं टू बिगिन विद, ये कौन सी और कंडीशनैलिटीज़ अभी रहती हैं जो हमें मीट करनी है फॉर द नेक्स्ट ट्रैंच, और व्हेन नेक्स्ट ट्रैंच इज़ कमिंग, और उसके लिए 2-3 क्या हैं अहम शराइत जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी? देखिए मेरा ज़ाती व्यू है कि जो टैक्सेशन की कलेक्शन है उसमें शायद उनको थोड़ा सा एतराज़ है, उसमें बहुत बड़ा नहीं है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेजर कंडीशनलिटीज़ पूरी हो चुकी है और कोई बुनियादी रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही इसमें अभी, इस चीज़ में बुनियादी, इसलिए मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा हैंडीकैप है इसके अंदर अभी। प्राइसेस जो है उस पर मजीद तो वो नहीं इंसिस्ट करेंगे, पेट्रोल या गैस या ये इस तरह की कोई बात तो नहीं है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि गैस पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुकी है। बिजली की प्राइसेस पर गवर्नमेंट तो एग्री कर रही है, मगर मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा हैंडीकैप नहीं है, ये हो जाएगा। देखिए एक बात को याद रखें कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इस लेवल पर, इसमें पीछे इसके जियोपॉलिटिकल और चीज़ें चलती हैं। ये एग्रीमेंट्स के नहीं होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, मतलब ये हर हाल में होगा जी। अच्छा, ये जैद साहब बताइएगा, क्या आने वाले दिनों में हम आम शहरियों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी देख रहे हैं जिनकी उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो? इकॉनमी चंद अशराफिया की तो हमेशा बेहतर होती है, PIA का खसारा आपके सामने है, रेलवे के हालात आपके सामने हैं, बावड़ा के आपके सामने हैं, तो अवाम का तो जीना मुहाल हो चुका है इस महंगाई के दौर में। देखिए आरिफ साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अभी पाकिस्तान के पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है जिसमें वो अवाम को कोई डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा सके, और अगर कोई ये कहता है कि वो कर सकेगा तो वो सही बात नहीं कर रहा है। तो मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं कहूँ कि जी IMF की किस्त आ जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी और रोज़गार बढ़ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। जो आज का डिस्काउंट रेट है, जो आज का 26-27% की महंगाई का रेट है,
उसके ऊपर आम बिजली का जो रेट है, जो पेट्रोल का रेट है, उसके ऊपर आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। और आने वाले पीरियड में जो तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरे ज़ाती हिसाब से साल 2 साल तक जाएगा, तकरीबन मैं इसको साल से 2 साल तक रखता हूँ, ये आसान नहीं होने वाला और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अच्छा सब सिर्फ ये सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, आप क्या ये नहीं समझते कि जब तक मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल, माशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी नहीं आ सकता। माशी तो असल ज़रूरत तो मुल्क को इकॉनमी की तरफ आगे ले जाना है, शायद वो प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था और मैं आज दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सियासतदानों के बस का इकोनॉमिक्स को अब चलाना नहीं है, एक किसी अकेले सियासतदान के बस का। और मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि तीनों बड़ी पार्टी के सरबराहान इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, चीफ ऑफ आर्मी। शायद हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए रुका है, वी विल ट्राई अगैन टू हम इसको बात करें, मगर उन्होंने ये बात जो अभी की भट्टी साहब जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे ज़ैदी साहब? अभी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब जो उन्होंने बात बुनियादी तौर पर की कि ये आपको मिल के, और एक अहम नुक्ता अगर आप गौर करें तो उन्होंने कहा कि ये जो अगले 2 साल आने वाले हैं, इसका मतलब है कि जो वक्त अगली गवर्नमेंट का माशी तौर पर आ रहा है वो तो बड़ा चैलेंजिंग होगा और उसमें कोई स्पेस नहीं है, ये कह रहे हैं वो। मेरे ख्याल में तो कैसे असल मुल्क का इशू इकॉनमी है इस वक्त। जब तक आप आम आदमी को उसके बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे, आपको ना इलेक्शन का फ़ायदा होगा, ना किसी चीज़ का फ़ायदा होगा। ये में पैसे दे देगा, कुछ अर्सा चले जाएगा, ना महंगाई कमी होगी। आपको इस पाकिस्तान का सोचना है। अब सियासतदानों को अपने वजूद से हट के अपनी कामयाबी या शिकस्त के खौफ की बजाय, जब ये तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर कैसा फिर हालात तो बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म कौन बनेगा? जी शबर साहब, हमारा राब्ता बहाल हुआ है आपसे, माफ़ी चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। ये फरमाइए कि अभी हम यही बात कर रहे थे, एक तो आपने कहा कि अगले 2 गवर्नमेंट इज गोइंग टू फेस अ टफ चैलेंजेस होंगे, मुश्किल होगा। साथ 15 ट्रिलियन का कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, कि हमें इसको टैक्स को रेज करना है। ये कैसे करेंगे? ये तबके उमरा से लेंगे या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए इकट्ठा किया जाएगा? आई डोंट नो, फोन बार बार कट रहा है, आई डोंट नो है भट्टी साहब। तो बात तो ये है कि अब तक तो भट्टी साहब हमने यही देखा है कि आपकी और हमारी गरीबों की जेब पर ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जाती है। काजी साहब, जब आप अशराफिया जो अरब खरबपति, जी माफ़ी चाहता हूँ शबर साहब, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया होगा कि ये जो एडिशनल टैक्स है ये कौन देगा? जी क्या कह रहे हैं? ये जो हमारी मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, उन्होंने कहा जी, अब FBR को कहा है कि 15 ट्रिलियन तक लेके जाए, गालबन 8.5 ट्रिलियन है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी। और अगर ये एडिशनल टैक्स लेना है हमने, तो क्या लोगों को फाइलर बनाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए लेंगे? नहीं, देखें, वो जो बात कर रही है कि हमें 15 बिलियन तक लेके जाना है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल लेके जाना है, वो हमारे अगले IMF प्रोग्राम का टारगेट है। देखिए, मगर मैं भट्टी साहब अपना पुराने पिछले सवाल का जवाब दे दूं जो मैं आपसे, जी प्लीज गो अहेड। मैं वो ये कह रहा था कि तीनों बड़ी पार्टियां, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और चीफ ऑफ जस्टिस साहब को बैठना चाहिए और पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम लेके आए। इसमें मेरे जहन में एक तरकीब ये भी है कि आप इलेक्शन करा दें, जो भी पार्टी आती है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो आए वो नेशनल गवर्नमेंट आए और सर्टेन पॉलिसी डायरेक्शन पर काम करे 5 साल के लिए, और फिर आप इलेक्शन करें। ये जो सिंगल विकेट खेलने का तरीका है और एक दूसरे के खिलाफ बातें करने का, अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये इदारों में रस्साकशी और चीज़ों में अब इस तरह से नहीं चल सकता। अवाम के हालात बहुत ख़राब हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना है। कुछ इक़दाम जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली सही किए हैं तो कुछ बेहतरी आई है, जो ये बता रही है कि अगर एनफोर्समेंट ठीक हो और सख्त एक्शन लिए जाएं तो माशियत ठीक हो सकती है। अच्छा शबर साहब, अदब एहतराम से मैं आपका फ़ायदा, आप फरमा रहे हैं कि मुल्क को मसाइल से निकालने का हल निकाल रहे हैं कि तीनों बड़ी जमातें और दीगर लोग मिल के बैठे। बज़ाहिर एक जमात को तो इलेक्शन से ही आउट किया जा रहा है। अगर ऐसे नतीजे में, ऐसे हालात में किसी बड़ी जमात को भी आउट करके इलेक्शन कराए जाते हैं तो फिर क्या इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर होती हुई आप देखते हैं?
नहीं, देखिए देखिए मेरा अभी भी सवाल है कि मैं इस बात पर अभी तक मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि किसी एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों का हिस्सा होगा और जो समझदार लोग हैं पाकिस्तान के, और मेरा ख़्याल है कि लोग समझदार हैं, वो इस बात को रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि तमाम प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए और वो हिस्सा लें। और वो जीत हार के ऊपर होती है, हम थोड़े जज्बाती लोग हैं, जो भी होगा वो किया जाए और ऐसा कोई बड़ा तूफान नहीं आने वाला। मेरा ज़ाती व्यू है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा कि अभी टाइम है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ज़रा टेक्निकली आपसे यानी लेना चाहता हूँ गाइडेंस। हम अगर ये अपना पूरा एक्सपीरियंस देखें न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का, प्राइवेटाइजेशन वाज अ फेल्ड प्रोजेक्ट, मे बी इट वर्क समवेयर एल्स बट हेयर इट डिडंट, जो हमें नज़र आता है, क्योंकि कर्जा बढ़ गया और घर के बर्तन बिक गए। इसके बाद ये जो आपने डीरेगुलेशन की थी वापडा की, वो हमारे ऐसे गले पड़ी कि जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमें 10 सालों में कोई $45 बिलियन का नुकसान हुआ, विच आई थिंक इज़ अ ग्रास अंडरस्टेटमेंट। अगर ये बुनियादी तब्दीलियाँ हम इसमें आके नहीं करते और ये जो मुआहदे थे सारे जिन्होंने उड़ा के रख दिया, हमारी मैशत को खाली कर दिया, तो ये हाउ कैन वी करेक्ट दिस? देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ और ये बात जो जमहूरी जहन वाले लोग हैं और जो जमहूरियत के अलंबरदार इस मुल्क में हैं, उनको बुरा लगता है। सियासी पार्टियाँ इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो प्राइवेटाइजेशन कर सकें। सियासी पार्टियाँ इतनी हिम्मत नहीं रखती कि वो लोगों से टैक्स ले सकें। सियासी पार्टियाँ वापडा को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। तो अब सवाल ये है कि अगर यही सियासत करनी है हमें और सिर्फ ये देखना है कि मेरी ज़ात को कितना फ़ायदा हो रहा है, मैं कितना बड़ा लीडर बन रहा हूँ और मेरे साथ ये 5 साल मेरे कैसे गुजरेंगे, तो इस पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान का रिकॉर्ड पिछले 20 साल में बहुत ख़राब रहा है माशी मामलात में। हमें इसको ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ क्या था या नवाज शरीफ वर्सेस ज़रदारी क्या था। हम ये देखें कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश क्या है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या है, पाकिस्तान वर्सेस टर्की क्या है। ये तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होगी। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, क्या आईएमएफ का या इनका कोई ये भी है मुतालबा कि इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह चाइनी कौंसिल जनरल ने कहा कि वो कुछ सीरियसली ये कहते हैं या ज़बानी जमा फ़र्क होता है कि जी इलेक्शन साफ कराएं, ये करवाएं? नहीं, मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये जो मालियाती इदारे होते हैं, इनका इन मामलात में कोई ख़ास रोल नहीं होता और वो इन मामलात में इस इलेक्शन को वो इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखते कि इलेक्शन कराएं। वो ये कहते हैं कि हमें फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहिए और पाकिस्तान एक फ्यूचर में ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास मैंडेट हो। उस सेंस में वो इलेक्शन की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि इलेक्शन कराएं। वो उनका जो टोन होता है वो ये नहीं होता। वो ये बहुत कहते हैं। शुक्रिया शबर जैदी साहब, बहुत एनलाइटन किया आपने। और में कहना यही था कि जनाब वो उनका मसला तो अपनी पेमेंट्स होता है, इसलिए शायद वो इस पर इंसिस्ट करते हैं। तो यही आलमी साहूकारी है भारत। ये था हमारा आज का शो, हफ्ते का पहला। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।